हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीख लिया। एक तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और दूसरा एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। ये इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। डेल्टा यू भी निकालना सीख लिया और डेल्टा एच भी डिफरेंट कंडीशन में हम लोगों ने निकालना बढ़िया से सीख लिया। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि क्वेश्चन में यदि डेल्टा एच दिया तो उसके लिए डेल्टा यू का क्या फार्मूला होगा, या डेल्टा यू दिया हो तो डेल्टा एच हम कैसे कैलकुलेट करें डिफरेंट कंडीशन में। अगर आपने उस वीडियो को जस्ट इसके पहले वाला यानी कि इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर नंबर 7 अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को बढ़िया से देखिए और फिर इसको पढ़िए, तब जा कर के यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में यदि डेल्टा एच दिया तो डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, या डेल्टा यू दिया तो डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल समझते आज हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। देखो, डेल्टा यू और डेल्टा एच से क्वेश्चन हर जगह पूछता है। आईआईटी जेईई मेन में भी पूछता है, जेईई एडवांस में भी पूछता है और नीट में भी इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा यू व्हेन 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है कि N2 और H2 आपस में रिएक्ट करके NH3 बना रहा है और उसके लिए डेल्टा H का वैल्यू दे दिया -10 किलो जूल पर मोल। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, डेल्टा यू का वैल्यू कितना होगा। तो देख करके बताओ कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा यू का फार्मूला क्या NCV डेल्टा T होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। डेल्टा यू का फार्मूला आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा T कब होता है? जबकि फेज चेंज नहीं होता, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, यानी डेल्टा यू के लिए NCV डेल्टा T यहाँ पर अप्लाई नहीं करोगे। फिर किस फार्मूले को अप्लाई करें सर? इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर में डेल्टा यू और डेल्टा एच के करस्पॉन्डिंग सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला सिखाया था। यदि केमिकल रिएक्शन हो या फेज चेंज हो और क्वेश्चन में डेल्टा एच दिया तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, या डेल्टा यू दिया तो डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि इस क्वेश्चन में डेल्टा एच दिया है और डेल्टा यू कैलकुलेट करना है तो पहले दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए। फार्मूला ही अगर दिमाग में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री इस बात पर डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में किस फार्मूला को हम अप्लाई करें। ये जिसको आ गया फिर तो गुना भाग एकदम सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं है। तो भाई देखो, डेल्टा एच पूछता है कि नहीं, तो तुरंत दिमाग में एक फार्मूला आ जाना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू एन प्लस डेल्टा NG/RT, है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा, डेल्टा यू, दिया हुआ क्या है डेल्टा एच। तो इस फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा NG/RT, रीअरेंज कर लिया। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए, R का वैल्यू चाहिए, डेल्टा NG चाहिए, डेल्टा एच क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेल्टा NG तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखो, डेल्टा NG का वैल्यू निकालते हैं। क्या सिखाया था, डेल्टा NG अगर किसी एक केमिकल रिएक्शन के लिए निकालना है तो एक फार्मूला होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का। ध्यान से सुनो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस रिएक्टेंट्स का। बार बार कह रहे हैं, सिर्फ गैस को लेंगे, सॉलिड और लिक्विड अगर केमिकल रिएक्शन में है तो उसको हम नहीं लेंगे। जी का मतलब गैस। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कौन है NH3, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 के बराबर, और एक ही है प्रोडक्ट, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम 2 के बराबर हुआ, माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, रिएक्टेंट N2 और H2 इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जोड़ो, कितना, N2 का 1 और H2 का 3, तो 3 और 1 4, -4 कितना आया, -2 के बराबर। यानी डेल्टा NG बढ़िया से निकालना चाहिए।
केमिकल इक्विलिब्रियम एक टॉपिक है, उसमें भी डेल्टा एनजी को निकालने के लिए बार बार आता है। तो डेल्टा एनजी निकालना बढ़िया से सीख लो, बड़ा आसान होता है। क्या सिखाया? सॉलिड या लिक्विड रिएक्शन में हो तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ काउंट करते हैं गैस को, है कि नहीं। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू -2 आर के बराबर आया। अब क्या आर का वैल्यू क्या लोगे? तो आर का वैल्यू 2-3 होता है। जनरली हम लोग आर का वैल्यू जो इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, या तो जूल वाला कर रहे हैं या तो कैलोरी वाला। अब डिपेंड करता है कि यूनिट जो है क्वेश्चन में डेल्टा एच का क्या दिया, किस में दिया, किलो जूल, यानी बेसिकली हमें जूल वाला यूनिट आर वाला इस्तेमाल करना है। कैलोरी में रहता तो कैलोरी में करते। तो आर का वैल्यू क्या लोगे? यूनिट आर का क्या लें, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आर का वैल्यू हम क्या लें, हर एक न्यूमेरिकल में मैं बताता रहूँगा, और क्यों उसी वैल्यू को ले ये जानना बढ़िया से ज़रूरी है। तो आर का वैल्यू यहाँ पर लोगे 8.314 जूल वाला, जूल पर मोल पर केल्विन, है कि नहीं। एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। टेम्परेचर देखो किस में दिया, 27 डिग्री सेल्सियस में दिया, लेकिन किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हो, डिग्री सेल्सियस में अगर दिया है तो 273 ऐड करते हैं तो आपका केल्विन में टेम्परेचर 300 केल्विन आएगा। तो चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा यू का जो वैल्यू आएगा, डेल्टा एच क्वेश्चन में दिया है -10 किलो जूल पर मोल। एक चीज़ और, ये -10 किलो जूल है, माइनस है, उसका एक सिग्निफिकेंस है कि अगर माइनस हो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और अगर प्लस है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो कि हम लोग आगे थर्मोकेमिस्ट्री में सीखेंगे। तो -10 वैल्यू दिया, किलो जूल पर मोल। ये पर मोल इसका अर्थ क्या, ऐसे क्यों लिखता है, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ते हैं, 1 मोल N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2 का 1 है। यदि 3 मोल H2 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा और 2 मोल NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यानी 2 मोल NH3 गैस यदि प्रोड्यूस होता है तो एंथैल्पी का चेंज जो होगा वो -10 किलो जूल के बराबर होगा। यानी बेसिकली जो वैल्यू देता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुसार देता है। 1 मोल N2 और 3 मोल H2 के अनुसार वो वाला वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना मोल लिया, क्वेश्चन में भी 1 ही मोल N2 का लिया और 3 ही मोल H2 का लिया, यानी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है क्वेश्चन में उतना ही मोल लिया हुआ है, तो क्वेश्चन को बड़े हम आराम से कर सकते हैं। तो लिख दिया -10, लेकिन ध्यान है यूनिट का खास ख्याल रखना जरूरी है। यूनिट का खास ख्याल रखना जरूरी है। क्वेश्चन आता है लेकिन यूनिट यदि यूनिफॉर्म नहीं रखते तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। क्लासरूम में मैं देखता हूँ कि फार्मूला बच्चा सही लगाया लेकिन आंसर उसका मैच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यूनिट जो है ना, जोड़ने में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, कहीं किलो जूल रख दिया, कहीं जूल रख दिया, कहीं कैलोरी रख दिया। हर एक जगह यूनिट ना जोड़ते हो या घटाते हो तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ध्यान रहे -10 किलो जूल है ना, -10 किलो जूल। डेल्टा एन जी इसके साथ माइनस साइन है, डेल्टा एन जी -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2। आर का वैल्यू जूल में 8.314 एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। तो देखो अभी तक जो आपका वैल्यू आया, ये जो 8.314 आपने ये जो रखा है, 8.314 ये जूल में होता है, किलो जूल में नहीं होता। तो डेल्टा एन जी आर टी का जो वैल्यू आप यहाँ पर रखे वो जूल में आ रहा है, ये तो किलो जूल है, और ये किस में आया, जूल में आया। देखो यार हम यहाँ पे समझा रहे हैं बढ़िया से, लेकिन फिर भी कमेंट में बच्चा लिखता है कि सर ये किलो जूल और फिर इसको आपने कुछ 1000 वगैरह से डिवाइड क्यों किया। तो बढ़िया से उसके लिए लेक्चर को देखना ज़रूरी है, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना ज़रूरी है, तभी आपको बढ़िया से थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। तो ये जूल है, ये किलो जूल है, और मान लो कि आंसर 4 ऑप्शन में किलो जूल ही है, तो ये अगर किलो जूल तो इसको भी किलो जूल करना पड़ेगा ना भाई। ये भी तक किसमें, जूल में। कैसे किलो जूल करोगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो जूल से आपको किलो जूल मिल जाएगा, और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये माइनस, अब ये भी किलो जूल हो गया है ना, तो ये -10 किलो जूल, और अप्रॉक्सीमेटली 8 दूना 16, 16 48 करोगे तो लगभग 50 आ जाएगा। ये डिवाइड बाई 10 यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली तो +5,
यानी अप्रॉक्सीमेटली ये आया -5 किलो जूल पर मोल। सर ये -5 किलो जूल पर मोल आया, इसका अर्थ क्या हुआ? अभी सिखाए थे, ये जो आंसर आया वह स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के अनुसार आया। यानी कि 1 मोल N2 और 3 मोल H2 यदि आपस में रिएक्ट करेगा तो डेल्टा यू का वैल्यू जो होगा वो -5 किलो जूल होगा। तो सर यदि इस क्वेश्चन में N2 का 2 मोल होता और H2 का 6 मोल होता तो क्या करते? हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेते। स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के अनुसार क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और फिर एक एक नियम से फाइनल आंसर ले आएंगे कि 1 मोल N2 में डेल्टा यू इतना है, 1 मोल N2 में डेल्टा यू -5 है, तो 2 मोल में कितना होगा? -10, 2 से गुना कर देंगे। तो आपका यहाँ पर जो पूछ रहा है डेल्टा यू का जो वैल्यू वो 1 मोल N2 और 3 मोल H2 के करस्पॉन्डिंग ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर कुछ गुना वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा यू का आंसर आया -5 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट डेल्टा यू व्हेन 4 ग्राम ऑफ H2 and 142 ग्राम ऑफ Cl2 react according to given reaction at 25 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन दिया हुआ H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट कर रहा है, HCl गैस प्रोड्यूस कर रहा है और डेल्टा H का वैल्यू दिया -200 किलो जूल पर मोल। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है, एक चीज़ भी मिस नहीं करना, बढ़िया से सीखोगे। क्या दिया हुआ इस बार? H2 का मास दिया और क्या दिया? Cl2 को भी मास दिया। कभी भी केमिकल रिएक्शन को जो हम लोग पढ़ते हैं ना तो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के रेशियो में मोल रिएक्ट करता है, मास रिएक्ट नहीं करता। यानी मास का रेशियो 1:1 नहीं होगा बल्कि मोल का रेशियो 1:1 होगा। पढ़ने आता है केमिकल रिएक्शन ना, अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस दिया हुआ है तो उसको बढ़िया से पढ़ने भी आना चाहिए। कैसे पढ़ोगे? तो H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1, तो 1 मोल H2 का यदि 1 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल HCl का देगा। यानी पढ़ने के लिए जब मोल इस्तेमाल होता है और क्वेश्चन में अगर मास दिया हुआ है तो सर्वप्रथम हमारा काम ये होगा कि जो मास दिया हुआ है उसको हम मोल में कन्वर्ट करें। मोल कैसे निकालते हो? मोल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, यदि मास दिया है ग्राम में तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? तो सबसे पहले H2 का क्या दिया? मास दिया, कितना ग्राम? 4 ग्राम। क्या कैलकुलेट कर लोगे? इसका नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? n का मतलब नंबर ऑफ मोल H2 का, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया? 4 ग्राम और मोलर मास H2 का कितना होता है? एटॉमिक मास 1, 2 एटम है तो 2 से डिवाइड कर दिया। यानी बेसिकली कह रहा है कि H2 का 2 मोल इस क्वेश्चन में लिया गया है। सिमिलरली Cl2 का, ध्यान से देखो, Cl2 का 142 ग्राम। तो Cl2 का मोल कैलकुलेट करने के लिए Cl2 के मोलर मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे। मोलर मास का मतलब 1 मोल के मास को हम लोग कहते। कैसे निकालोगे? देखो इधर निकाल दे रहे, 142 ग्राम नंबर ऑफ मोल हमको निकालना है Cl2 का, है कि नहीं? तो मास है 142 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। सर ये एटॉमिक मास सबका रटना पड़ेगा क्या? नहीं, जो लोअर वाले हैं उसको आप न्यूमेरिकल करते करते याद कर लो, हो भी जाता है याद करते न्यूमेरिकल करते करते। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है तो एटॉमिक मास दे दिया हुआ होता है, उसको रटने की जरूरत नहीं। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, 2 एटम है, 2 से गुना करो तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि Cl2 का जो मोलर मास होगा 71 के बराबर होगा। यानी इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो गया Cl2 का? 2 के बराबर। यानी 2 मोल H2 का लिया गया और 2 मोल Cl2 का क्वेश्चन में लिया गया है। एक मोल नहीं लिया गया बल्कि 2 मोल लिया गया है। निकालना क्या है? डेल्टा यू निकालना है। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे? तुरंत दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। ये केमिकल रिएक्शन है, डेल्टा यू के लिए ना NCV डेल्टा T नहीं लगेगा। सब कान बढ़िया से खोल लो। बहुत बच्चा, सर ये डेल्टा यू का फार्मूला तो आप सिखाए थे कि आइडियल गैस है NCV डेल्टा T लगा देना। अरे भाई ये भी सिखाया था कि डेल्टा यू का फार्मूला NCV डेल्टा T जो लगाते हैं ना वो तब लगाते हैं जबकि केमिकल रिएक्शन नहीं होता और फेज चेंज नहीं होता। ये केमिकल रिएक्शन है ना, तो केमिकल रिएक्शन के लिए फार्मूला
तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अरे वो एक फार्मूला था डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो उस फार्मूले को हम लोग लगाएंगे। तो चलो भाई, दिमाग में आया कि अरे फार्मूला तो हमको ये लगा देना है, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू इजकल टू, अगर ये अरेंज करके लिखे जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, अर्थात डेल्टा एन जी तो निकालना पड़ेगा ना। तो फटाक से डेल्टा एन जी निकाल लिया। क्या सिखाया था, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का कितना है 2 माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस रिएक्टेंट का 1 and 1 कितना 2, तो 2 - 2 कितना 0। डेल्टा एन जी यदि 0 होता है तो पीछे में सिखाया था कि ऐसे केस में डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू बराबर हो जाता है। ऐसे भी सोचो, डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो यहाँ 0 पुट करोगे तो डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। यानी इसका वैल्यू, आर का वैल्यू तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर चाहे कुछ भी दिया हुआ रहता, चूँकि डेल्टा एन जी 0 है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 0 के बराबर। यानी ऐसे केस में डेल्टा यू का वैल्यू और डेल्टा एच का वैल्यू बराबर हो जाता है। फिर से ध्यान से सुनो, किसी भी क्वेश्चन में डेल्टा एन जी का वैल्यू यदि 0 है तो ऐसे केस में डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों बराबर हो जाता है। तो डेल्टा यू का वैल्यू चूँकि डेल्टा एच के बराबर है तो डेल्टा यू का वैल्यू आपको मिल गया भाई, डेल्टा एच दिया था कितना -200 किलो जूल पर मोल। तो क्या यह आंसर सही है? मैक्सिमम बच्चा इतना तक करके छोड़ देता है, मैंने क्लास में अनुभव किया है, क्लास में करने के लिए देता हूँ तो जल्दी से हाथ खड़ा करता है, अरे सर ये इसका आंसर -200 किलो जूल पर मोल होगा। लेकिन मैं फिर से सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है। कैसे पढ़ना सिखाया था, इसका अर्थ समझ में आता है। 1 मोल H2 का 1 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो -200 किलो जूल डेल्टा यू का वैल्यू होगा। क्या क्वेश्चन में दोनों का 1-1 मोल लिया गया कि 2-2 मोल लिया गया? 2-2 मोल लिया गया है। तो 1 मोल H2 में यदि -200 किलो जूल है तो 2 मोल H2 के लिए -200 नहीं बल्कि 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी अब यहाँ से एक नियम से सॉल्व करोगे। कैसे? चूँकि 1 मोल H2 में डेल्टा यू कितना आया, -200 किलो जूल। इसीलिए क्वेश्चन में H2 का मोल 2 है और Cl2 का मोल भी 2 है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 मोल Cl2 में डेल्टा यू का वैल्यू -200 किलो जूल है। आया, आपने निकाला। तो भाई कितने मोल के लिए, क्वेश्चन में 1 मोल नहीं बल्कि दोनों का 2-2 मोल लिया, तो 2 मोल H2 यदि लेंगे तो डेल्टा यू का वैल्यू -200 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -400 किलो जूल। ये आंसर हुआ -400 किलो जूल। अब 1 मोल के नहीं बल्कि 2 मोल H2 और 2 मोल Cl2 के लिए ये आंसर आ जाएगा। अब IIT पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा सोचते हैं। सर आपने तो बता दिया कि इसका 1 मोल है तो इतना है, 2 मोल है 2 मोल है तो इतना है, 3 मोल रहता 3 से गुना करते। यदि इसका 3 मोल रहता, इसका 4 मोल रहता, तब क्या होता? तो फिर उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट देखते कि कौन कम है, इसका 3 मोल इसका 4 मोल, तो जो कम रहता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो एलआर ना पूरे रिएक्शन को ड्राइव करता है, एलआर ही सब चीज डिसाइड करता है। तो फिर एक नियम लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार लगाते कि 1 मोल H2 के लिए इतना तो 3 मोल के लिए कितना। लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही, 1 मोल 2 मोल क्वेश्चन में 2-2 मोल लिया है तो चाहे Cl2 के अनुसार करो H2 के अनुसार करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अगर किसी का अमाउंट कम किसी का ज़्यादा हो, यानी लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस हो, तो डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे सपोज करो इसका 2 मोल होता और इसका 3 मोल होता, तो 3 मोल तो ज़्यादा हो गया ना, और 2 मोल क्या है, कम है। लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो एक्सेस वाला होता है वो क्या होता है, बच जाता। तो डेल्टा यू का निर्धारण भी कौन करेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट डेल्टा यू व्हेन 2 मोल ऑफ H2O इज वेपोराइज्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O इज 100 किलो जूल पर मोल। क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन में निकालना है डेल्टा यू।
टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ मोल दे दिया वाटर का 2 मोल H2O का लिया गया है। और क्या दिया, इंफॉर्मेशन दिया है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 100 किलोजूल पर मोल। इसका अर्थ क्या हुआ, 1 मोल वाटर जो कि लिक्विड है उसको वेपोराइज करने में, क्वेश्चन में जो इंग्लिश में लिखा रहता है उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का अर्थ ये हुआ कि 1 मोल वाटर लिक्विड जो है उसको कन्वर्ट करना है H2O गैस में, स्टीम बनाना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो दिया है 100 किलोजूल पर मोल के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा यू। तो बताओ क्या ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा, H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, तो बेसिकली फेज चेंज है। एक बात तो पक्का पता चला कि फेज चेंज हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन हो या फेज चेंज हो तो दिमाग में सूत्र बढ़िया से याद हो जाना चाहिए कि डेल्टा यू का फॉर्मूला NCV डेल्टा T तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये फेज चेंज का मामला है। केमिकल रिएक्शन और फेज चेंज में NCV डेल्टा T डेल्टा यू का फॉर्मूला नहीं होता। फिर कौन सा फॉर्मूला, अरे अभी सीखा ना, डेल्टा यू इजकल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT, वो वाला फार्मूला जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं। पहले दिमाग में फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है वो आ जाएगा, तभी तो न्यूमेरिकल करोगे। तो चलो भाई, हम लोगों को दिमाग में आया कि फार्मूला हमें इस्तेमाल जो करना है वो करना है ये, डेल्टा यू इजकल टू डेल्टा H एंड माइनस डेल्टा NG/RT। फेज चेंज का प्रोसेस से, अर्थात H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, और इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू दे दिया। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब एंथैल्पी का चेंज, डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया, 100 किलोजूल, ध्यान रहे पर मोल, पर मोल। पर मोल का अर्थ समझाया था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुसार। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट H2O का कितना, 1, यानी 1 मोल H2O लिक्विड का वेपोराइज करेगा तो एंथैल्पी का चेंज 100 किलोजूल के बराबर होगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो अब इस फार्मूले में डेल्टा यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू के लिए हमें डेल्टा NG चाहिए। डेल्टा NG निकालते हैं भाई। डेल्टा NG में क्या सिखाया था, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का, गैस से प्रोडक्ट है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हुआ, माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का। ध्यान से देखोगे और बताओगे क्या एरर हम कर रहे हैं, क्या -1 यहाँ पर लिखे कि नहीं लिखे, सोच करके सब बोलो। क्या ये -1 H2O जो लिक्विड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 यहाँ पर -1 होगा, नहीं होगा। ध्यान से सुनो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का, गैसियस अंडरलाइन करो, गैसियस प्रोडक्ट का, माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस अंडरलाइन करो, गैसियस, गैसियस रिएक्टेंट का, अर्थात हम सिर्फ गैस को लेते हैं, लिक्विड और सॉलिड को नहीं लेते। तो ये रिएक्टेंट के साइड में कोई गैस तो है ही नहीं, तो गैस नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 - 0 इजिकल टू 1 हुआ। डेल्टा NG का वैल्यू 1, तो डेल्टा H का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 100 किलोजूल पर मोल। ध्यान से सुनो, ये किलोजूल में है ना, यूनिट, यूनिट का यूनिफॉर्म भी होना जरूरी है। अब डेल्टा NG मिल गया 1, R का वैल्यू चूंकि ये किलोजूल में है तो जूल वाला 8.314। टेम्परेचर कितना दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब तुम्हें किस में पुट करना है, केल्विन में। तो क्या करोगे, 100 में जोड़ोगे कितना, 273, कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। यानी बेसिकली इस फार्मूला में टेम्परेचर जो हमें पुट करना है केल्विन में वो 373 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं बल्कि केल्विन में। तो टेम्परेचर केल्विन में हमने पुट कर दिया। अब मैं फिर से हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे आंसर मैच नहीं करेगा। सर सही तो करके आए थे, आंसर नहीं मैच कर रहा। हम समझ जाते हैं कि फार्मूला भी बच्चा सही लगाया होगा, डेल्टा NG भी सही निकाला होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी वो यूनिट में किया होगा। किस में है, किलो जूल। अभी तक जो आपने मल्टीप्लाई किया ये किस में था, जूल में, तो अभी तक ये जूल है, ये किलो जूल है, तो इसको भी किलो जूल तो बनाओगे ना भाई, है कि नहीं। अब इसको फिर सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो किलो जूल में आ जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो निकल के आता है वो आता है
प्लस 96.9 किलो जूल पर मोल। ध्यान से देखो, ये 96.9 किलो जूल पर मोल आया, यानी एक मोल H2O लिक्विड जब कंप्लीटली वेपोराइज करेगा तो डेल्टा यू जो होगा 96.9 किलो जूल के बराबर होगा। क्वेश्चन में एक मोल वाटर की बात कर रहा है कि 2 मोल। सब ध्यान से देखो, बहुत बच्चा इसी को यहीं तक लिख करके चला आता है, ये भी गड़बड़ हो गया, गलत है, यहाँ तक आंसर सही नहीं है। तो एक मोल H2O जब रिएक्ट करेगा इस फेज चेंज के अनुसार स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यानी एक मोल H2O लिक्विड जब रिएक्ट करेगा चेंज होगा H2O गैस में, तो उसके लिए डेल्टा यू का वैल्यू ये आया। तो फिर 2 मोल के लिए कितना होगा, एक एक नियम से सॉल्व करेंगे। ये पर मोल हुआ, इसीलिए डेल्टा यू फॉर 2 मोल है ना, ये ध्यान से देखना है। यानी क्वेश्चन में 96.9 ये जो आया इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मोल के लिए इतना तो 2 मोल के लिए इतना, तो आंसर इतना किलो जूल आएगा। ये आंसर हुआ। कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर ऐसा करें कि डेल्टा एनजी जो कि 1 मोल के लिए 1 था तो 2 मोल के लिए 2 कर देते हैं और फिर 2 पुट करके ऐसे करें, फार्मूला लगा दें। देखो वहाँ पर बेसिक गड़बड़ी क्या होती है, डेल्टा एनजी इस फेज चेंज के अनुसार 1 था, 2 मोल दिया था तो 2 अगर कर दें तो यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू 1 मोल के लिए 100 है, तो 2 मोल के लिए 100 फिर नहीं रहेगा, फिर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं, बढ़िया समझोगे। कुछ बच्चा करता क्या है कि डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 मोल के लिए 1 लिया था तो 2 मोल के लिए 2, सर इसको डेल्टा एनजी 2 पुट कर दे, यहाँ 2 पुट कर दिया, आर और टी का वैल्यू पुट किया, सही है, यहाँ तक 2 पुट किया, यहाँ तक ठीक है, लेकिन डेल्टा एच का वैल्यू वो 100 किलो जूल ही रहने दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच भी 1 मोल के अनुसार दिया हुआ है। तो 1 मोल के अनुसार 100 है, तो 2 मोल के अनुसार फिर यहाँ यदि 2 रखते हो तो यहाँ 100 नहीं बल्कि 200 होगा, तो फिर आंसर तुम्हारा सही होगा। लेकिन उसमें मिस्टेक करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल करोगे। किसी एक केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज के अनुसार जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया उसके अनुसार सॉल्व कर लिया, और एक एक नियम से जितने मोल की बात करता है फिर बाद में उस मोल के अनुसार एक एक नियम यूनिटरी लॉ को लगा करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 100 ml of C2H4 gas reacts with 100 ml of H2 gas to give C2H6 gas at 1 bar pressure. Delta H is equal to -100 joule. Calculate delta U. क्या कह रहा है कि C2H4 है और H2 का आपस में रिएक्शन हो रहा है। ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन देखते के साथ क्या दिमाग में बल्ब जला क्या कि डेल्टा यू का वैल्यू NCV डेल्टा T नहीं होगा। मैंने बोला था कि इस सेंटेंस को हम बहुत बार रिवाइज करेंगे। डेल्टा यू का फार्मूला आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा T होता है कब, जबकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो, फेज चेंज नहीं हो, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर क्या भाई, NCV डेल्टा T नहीं लगेगा। फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये बार बार जो पढ़ रहे हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। अब सर ये डेल्टा NG/RT में टेम्परेचर की बात कर रहा है, यहाँ पर तो टेम्परेचर कहीं पर मेंशन है ही नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर दिमाग चलाएंगे, भगवान ने दिमाग दिया अप्लाई करने के लिए ना। किसकी बात कर रहा, वॉल्यूम की बात कर रहा, प्रेशर की बात कर रहा। तो वॉल्यूम और प्रेशर वाला एक फार्मूला जो कि सबके लिए एप्लीकेबल था, यूनिवर्सल फार्मूला था, भूल गया, रिवाइज करो। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो लेक्चर में जाकर के रिवाइज करो। पहला जो फार्मूला डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो सिखाया था, यूनिवर्सल फार्मूला सारे ही कंडीशन के लिए अप्लाइड था, वो जाकर रिवाइज करो। क्या फार्मूला था, फार्मूला ये था भाई, फार्मूला था कि डेल्टा एच यदि कैलकुलेट करना है तो डेल्टा यू एन प्लस P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1, ये फार्मूला था जो कि सबके लिए एप्लीकेबल था। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 बार के बराबर है, तो P बाहर निकल जाएगा, V2 माइनस V1, यानी प्रेशर हमें पता है, डेल्टा एच का वैल्यू पता है, डेल्टा यू पूछता है, V1 और V2 अगर मिल जाए यानी डेल्टा V का वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्वेश्चन में V2 माइनस V1 अर्थात डेल्टा V का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। देखो भाई ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, देखो सब ध्यान से, रिएक्शन लिखते हैं फिर से।
रिएक्शन है C2H4 गैस H2 गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये C2H6 गैस दे रहा है और इसके लिए डेल्टा इसका वैल्यू -100 जूल के बराबर है। तो C2H4 T=0 यानी शुरुआत में इसका कितना ml लिया गया, 100 ml, H2 का भी 100 ml, शुरुआत में ये नहीं था C2H6। जब कंप्लीट रिएक्शन हो गया तो कौन बचेगा? देखो, हम लोग जैसे मोल में पढ़ते हैं उसी तरह से अगर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग वॉल्यूम में भी पढ़ते हैं। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, उसको वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। सर ये क्या होता है, कैसे पढ़ना भी सिखाया था? 1 मोल C2H4 का 1 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल C2H6 का देगा। उसी तरह से वॉल्यूम में भी पढ़ सकते हैं कि 1 वॉल्यूम C2H4 का H2 के 1 वॉल्यूम से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो 1 वॉल्यूम C2H6 का देगा। अर्थात 1 ml C2H4 का 1 ml H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 ml C2H6 देगा। तो 100 ml के साथ रिएक्ट करेगा, कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना ही है। 1 ml तो 100 ml। तो जब रिएक्शन होगा तो ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, ये बनेगा कितना? तो 1 ml देता है 1 ml तो 100 ml 100 ml C2H6 प्रोड्यूस होगा। तो V2 का मतलब क्या? फाइनल वॉल्यूम में गैस जो सिर्फ बचा वो C2H6 है। ये तो 0, ये 0 खत्म हो गया, तो ये V2 हो गया फाइनल वॉल्यूम, सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम। और इनिशियल वॉल्यूम, इन दोनों को जोड़ो तो 100 + 100 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? V1 कह लो, इसका वैल्यू हो गया 200 ml। हमें क्या चाहिए? V2 - V1। तो क्या V2 - V1 यहाँ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। V2 - V1 अर्थात 100 में से माइनस करो कितना? शुरुआत का वॉल्यूम 200 था, 200 को तो कितना हुआ? -100 ml। ml हुआ, लीटर में चेंज करो ना इसको, 1000 से डिवाइड कर दो तो आ गया -0.1 लीटर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल्टा पहले रीअरेंज कर लो, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा H माइनस P एंड V2 - V1 पुट करते हैं। अभी भी केयरफुल रहना, इस क्वेश्चन में भी सीखने के लिए बहुत, हर एक क्वेश्चन जो लिया जा रहा है बिल्कुल यूनिक है और हर एक क्वेश्चन को बार बार देखो, हर एक सेंटेंस जो मैं कहता हूँ उसको बार बार सुनो और सुन करके उसको अप्लाई करने का प्रयास करो तो थर्मोडायनेमिक्स उसका आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर बहुत ही आसान है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो इट इज़ वेरी एंजॉयबल सब्जेक्ट, है कि नहीं? तो चलो भाई, डेल्टा U का वैल्यू हमें निकालना है, डेल्टा H का वैल्यू पता है -100 जूल, पुट किया, जूल में है, ध्यान से देखो ये जूल में है। प्रेशर दिया है 1 बार के बराबर और V2 - V1 का वैल्यू मिल गया -0.1, है कि नहीं? लेकिन किस में मिला? प्रेशर किस में है? बार में, और ये किस में है? लीटर में आपने निकाला V2 - V1। यानी अभी तक जो यूनिट आया, ध्यान से देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ सिखा रहे हैं, यहाँ तक जो यूनिट आया वो किस में आया? बार लीटर में, है ना? बार लीटर, ये जूल, तो ये भी तो जूल होना चाहिए। तो 1 बार लीटर में शुरुआत में ही थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया है, 1 बार लीटर में जूल में कन्वर्ट करना हो तो एग्जैक्टली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो इसमें गुना करोगे कितना से? 100 से। तो अब ये जो वैल्यू आ गया पूरा का पूरा वो किस में हो जाएगा? जूल में हो जाएगा। अर्थात -100 जूल और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, अर्थात -90 जूल के बराबर डेल्टा U का वैल्यू आएगा। ये आंसर हुआ। यानी इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत था। तो बार बार रिवाइज करोगे कि क्वेश्चन में हमने क्या क्या बोला, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 7.8 ग्राम ऑफ C6H6 लिक्विड अर्थात बेंजीन लिक्विड है वाज वेपोराइज्ड एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है, ऑफ 400 केल्विन यूजिंग ए करेंट ऑफ 2 एम्पियर 10 वोल्ट। फिजिक्स भी है इस क्वेश्चन में, करेंट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़े हो। 2 एम्पियर करेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट
विच वाज पास्ट फॉर करेंट वाज पास्ट फॉर 100 सेकेंड। कैलकुलेट मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, अर्थात डेल्टा एच निकालना है। मोलर का मतलब एक मोल का, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब डेल्टा एच कैलकुलेट करना है एक मोल के लिए। और क्या निकालना है, डेल्टा यू इन किलोजूल पर मोल। डेल्टा एच अगर मिल गया तो बेसिकली वेपोराइजेशन हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो डेल्टा यू भी आज जो फार्मूला पढ़ा है उससे मिल जाएगा। यानी सर्वप्रथम हमें निकालना है डेल्टा एच। तो इसमें बहुत सारे टर्म है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए उन टर्म्स को, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। पहला है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक फेनोमेना है जहाँ पर कि लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, और बाहर का प्रेशर यदि 1 एटमॉस्फेयर है तो उस बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे सबको पता है भाई कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पता है ना सबको। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उबलने लगता है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, वहाँ पर वेपर प्रेशर वाटर का 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। अर्थात नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ ये हुआ कि जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। 1 एटमॉस्फेयर मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है। और 400 केल्विन ये बॉइलिंग पॉइंट है। मास दिया हुआ है C6H6 लिक्विड का, वेपोराइज किया जा रहा है। 2 एम्पियर और 10 वोल्ट। क्या करेगा, कभी भी करंट पास करवाते हैं और उसको किसी भी लिक्विड को वेपोराइज करते हैं तो जो करंट है रेजिस्टेंस के थ्रू वो गुजरता है, थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स पढ़े हो गए तो वही जो करंट है हीट में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फार्मूला हीट का ना करंट वाला अगर नहीं भी पढ़े हो, मे बी इलेक्ट्रोस्टैट्स या करंट वगैरह जो है पढ़ोगे फिजिक्स में 12th में, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, 10th में पढ़े होगे। मैं बताता हूँ। जैसे क्यू का मतलब क्या, हीट। जो मिलेगा एक करंट एक पोटेंशियल डिफरेंस से अगर पास करता है भी से, भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, और करंट क्या, आई। टाइम t सेकेंड के लिए, t इन सेकेंड, आई करंट एम्पियर में, और भी क्या है, वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू का वैल्यू ये होता है, ये आपको जानना चाहिए फिजिक्स में। इसके बिना तो करंट का क्वेश्चन ही तुमसे सॉल्व नहीं होगा। तो फिजिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया ना 10 वोल्ट, क्वेश्चन में दे दिया। करंट भी दिया 2 एम्पियर, टाइम भी दिया 100 सेकेंड। तो चूंकि सब ऐसा यूनिट है तो आपका एनर्जी का यूनिट भी जो आएगा वो ऐसा यूनिट ही मिलने वाला है। यानी बेसिकली कितना हुआ, ये जूल में आएगा, 2000 जूल के बराबर। अगर किलो जूल में आंसर दिया है तो 2 किलो जूल के बराबर। क्या अर्थ हुआ, अर्थ ये हुआ कि यदि हमारे पास बेंजीन था, ध्यान से देखोगे, ये बेंजीन था, कितना बेंजीन था, 7.8 ग्राम था, है ना। बेंजीन लिक्विड था, इसको हमने वेपोराइज कर दिया। क्या दिया, हीट दिया। क्या पास करवा करके, करंट पास करवाया, उससे हीट जनरेट हुआ। यही जो हीट है यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया, और ये जो बेंजीन है वो वेपोराइज हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। कुछ बात समझ में आ रही है। अब ये बेंजीन जो लिक्विड है उसका मास दिया हुआ है, कितना, 7.8 ग्राम। तो इसका मोल भी निकालना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछ रहा पर मोल में पूछ रहा है ना। तो कितना मोल है भाई, नंबर ऑफ मोल बेंजीन का। क्या सिखाया था, जितना मास होता है उसी के मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो मोलर मास कैसे निकालते हो, बेंजीन है क्या, C6H6, सबके एटॉमिक मास को जोड़ दो। कार्बन का 12 तो 12 छक 72, और हाइड्रोजन का 1 तो 6 तो 12 छक 72 और 6 78, यानी 78 मोलर मास हुआ बेंजीन का। 0.1 मोल मतलब बेंजीन के 0.1 मोल को वेपोराइज करने के लिए, ध्यान से सुनो, बेंजीन का 0.1 मोल वेपोराइज करने के लिए हमें जो हीट की रिक्वायरमेंट करंट के फॉर्म में दिया गया वो कितना किलो जूल, 2 किलो जूल के बराबर हुआ है कि नहीं। तो 1 मोल, जो भी डेटा में आंसर पूछ रहा है पर मोल में पूछ रहा है। मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल के लिए। तो निकाल सकता है एक एक नियम से ना कि 1 मोल के लिए कितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी। 1 मोल के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा, हीट का रिक्वायरमेंट, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। ध्यान से सुनो, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट।
अब कॉन्सेप्ट सिखाया था, महा कॉन्सेप्ट सिखाया था, बोला था कि उस सेंटेंस को भी मैं बहुत बार बार बोलूँगा। प्रेशर एक एटमॉस्फेयर है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ ही होता है एक एटमॉस्फेयर, और वो कांस्टेंट होता है, यानी प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर क्यूपी करें तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। रिपीट करो सब साथ में, पिछली बार भी रिपीट करवाया था, आज फिर रिपीट करवा रहा हूँ। जितना भी वीडियो लेक्चर सब देख रहा है मेरे साथ बोलो, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। बोलो एक बार फिर से, रिपीट करो मेरे साथ, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। इस सूत्र से ही तो डेल्टा एच मिलने वाला है, आपने तो हीट का ट्रांसफर कैलकुलेट किया, प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर ही डेल्टा एच होगा। लेकिन ये आपका 0.1 मोल के लिए, ये 2 किलो जूल जो हीट लिबरेट हुआ 0.1 मोल के लिए हुआ, तो 1 मोल के लिए कितना, एक नियम से 0.1 मोल के लिए 2 किलो जूल, तो 1 मोल के लिए 0.1 से हमने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्यूपी का वैल्यू किलो जूल पर मोल में आ गया। कितना आया क्यूपी का वैल्यू, तो क्यूपी का वैल्यू आ गया 20 किलो जूल पर मोल, है कि नहीं। और हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच के बराबर होता है, यानी क्वेश्चन में डेल्टा एच का वैल्यू भी आपको मिल गया, तो क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया ना। कुछ बात समझ में आई। यानी बेसिकली आपने क्वेश्चन में डेल्टा एच का वैल्यू हीट के ट्रांसफर के बराबर क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर होता है। ये 0.1 से सर डिवाइड क्यों किया, डेटा तो दिया है 0.1 मोल के करस्पॉन्डिंग, लेकिन आंसर पूछता पर मोल में, तो एक नियम से 0.1 मोल में इतना हीट लिबरेट हुआ या हीट देना पड़ा, तो 1 मोल में कितना, तो डिवाइड बाई 0.1। ये पार्ट समझ में आई बात। अब बी पार्ट क्या पूछता है, डेल्टा यू, तो बी पार्ट के लिए फेज चेंज है ना भाई, क्या फेज चेंज हो रहा है, C6H6 जो लिक्विड है इसका कन्वर्जन C6H6 गैस में हो रहा है। ये तो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, है कि नहीं। तो फॉर्मूला याद है, फेज चेंज और केमिकल रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लगता है। क्वेश्चन में डेल्टा एस आपने निकाल लिया 20 किलो जूल पर मोल, 20 रखा, और डेल्टा एन जी का वैल्यू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का माइनस गैसियस रिएक्टेंट का, केयर शुड बी टेकन। तो गैसियस प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो डेल्टा एन जी यदि कैलकुलेट करना है भाई, तो प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम 1, रिएक्टेंट में कोई गैस नजर आ रहा है क्या, नहीं है, तो 1 नहीं रखोगे, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं पुट करोगे, ये गैस नहीं बल्कि लिक्विड है, केयर शुड बी टेकन, गैस को सिर्फ हम देखते, तो -0, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 हुआ, है कि नहीं। तो डेल्टा एच का वैल्यू 20 -1 डेल्टा एन जी, आर का वैल्यू 8.314 एंड टेम्परेचर केल्विन में दिया है 400। ये देखो ये किलो जूल, तो ये भी किस में होना चाहिए, किलो जूल, तो किलो जूल के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कुछ याद आ रहा है, यूनिट यूनिफॉर्म होना चाहिए, 1 किलो जूल तो सारा किलो जूल, यहाँ तक तो सिर्फ जूल हुआ, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 16.7 किलो जूल पर मोल, है ना। किसका आंसर आया, डेल्टा यू का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं, जितना चीज़ बताया फिर से इसको रिवाइज करो, तब जा कर के उसको लिखो, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लिखो, अपने से करने का प्रयास करो, तो आपको सब्जेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से ये डेल्टा एच और डेल्टा यू वाला क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करें, है ना। तरह तरह का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग लेंगे। ए रियल गैस इज टेकन फ्रॉम 2 atm 5 लीटर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब रियल गैस का इनिशियल स्टेट दे दिया, टू 4 atm 10 लीटर 37 डिग्री सेल्सियस। ये P1, ये V1, ये T1,
यानी बेसिकली प्रेशर दे दिया P1, इसको वॉल्यूम V1 कह लो, और टेम्परेचर T1 दे दिया। ये प्रेशर P2 दे दिया और वॉल्यूम V2 10 लीटर दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया T2 37 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा यू का वैल्यू इस प्रोसेस के लिए दिया हुआ है 100 एटमॉस्फेयर लीटर, और कैलकुलेट करना है डेल्टा एच। किसकी बात कर रहा है? क्या प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहा है? और रियल गैस है, फेज चेंज तो नहीं हो रहा, लेकिन रियल गैस है ना, ये रियल गैस है, मोल भी नहीं दिया, और रियल गैस है, ये आइडियल गैस नहीं है, तो NCV डेल्टा टी वाला फार्मूला नहीं लगेगा डेल्टा यू के लिए, और डेल्टा एच के लिए फार्मूला NCP डेल्टा टी नहीं लगेगा। CP भी नहीं पता तुम्हें, CV भी नहीं पता, क्योंकि तो रियल गैस है, आइडियल गैस तो है नहीं। तो फिर कौन सा फार्मूला? अरे प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहा है ना, डेल्टा यू दिया है, डेल्टा एच पूछता है, तो क्या एक फार्मूला ऐसा यूनिवर्सल है जो कि सारे ही केस में एप्लीकेबल है ना? देखो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर में, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। प्रेशर वॉल्यूम की बात करें, डेल्टा एच पूछे, डेल्टा यू दिया रहे, तो ये फार्मूला हमेशा ही एप्लीकेबल है, तो वो दिमाग में आ जाना चाहिए, है कि नहीं? तो फार्मूला क्या लगाना है? डेल्टा एच पूछता है, डेल्टा यू दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहा है। अब वो फार्मूला सारे ही सिस्टम के लिए था, यूनिवर्सल फार्मूला है, चाहे रियल गैस हो, आइडियल गैस हो, कोई भी सिस्टम हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ये रियल गैस फिर भी वो फार्मूला लगेगा, वो यूनिवर्सल फार्मूला है ना, लिखा था यूनिवर्सल फार्मूला है, सारे केसेस में एप्लीकेबल है। तो डेल्टा यू प्लस P2 V2 एंड माइनस P1 V1। डेल्टा यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 100 एटमॉस्फेयर लीटर। देखो ये एटमॉस्फेयर लीटर है, प्रेशर और वॉल्यूम भी एटमॉस्फेयर लीटर में ही दिया हुआ है, तो आंसर भी एटमॉस्फेयर लीटर में ही देगा। ये IIT में क्वेश्चन पूछ चुका है, और फाइनल आंसर भी एटमॉस्फेयर लीटर में ही दिया था। तो ये एटमॉस्फेयर लीटर, P2 V2, ये P2 ये V2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये P2 V2 हुआ, माइनस P1 V1, P1 है 2 एटमॉस्फेयर और V1 है 5 लीटर, है कि नहीं? यानी 100 एंड प्लस 10 चौका 40 में से 10 घटाओ 30, 30 जोड़ दिया, ये भी एटमॉस्फेयर लीटर, ये भी एटमॉस्फेयर लीटर, यानी कि आंसर आया 130 एटमॉस्फेयर लीटर। सर यहाँ पर यूनिट आपने चेंज नहीं किया, क्यों चेंज करेंगे? ये तो पहले से यूनिफॉर्म है, दोनों ही यूनिट सेम है, एटमॉस्फेयर लीटर, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी डेल्टा एच का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 130 एटमॉस्फेयर लीटर के बराबर हुआ।